नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल जीएस एनालिसिस पे। इसके पहले हम लोग ने चर्चा किए थे अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक, नागरिकता, जिसको हम लोग बोलते हैं सिटीजनशिप। अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि भारत में किसको नागरिकता दिया जाएगा और किसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा, और भारत में कौन सा व्यक्ति नागरिक बन सकते हैं। तो इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग बेसिक से देखेंगे इसको, शुरू से 0 लेवल से, उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला गया, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी भी देश का पूर्ण सदस्य उस देश की सभी सिविल राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब कोई भी देश का नागरिक हो सकता है, कोई भी व्यक्ति वही देश का नागरिक हो सकता है जिसको सिविल अधिकार प्राप्त है, राजनीतिक अधिकार प्राप्त है कि वो चुनाव लड़ सकता है। सिविल मतलब कि कोई भी सरकारी जॉब कर सकता है, बढ़िया पोस्ट पे जा सकता है, उसी को क्या है, देश में पूर्ण नागरिकता है। जो ये काम कर सकता है उसी को देश में पूर्ण नागरिकता, नहीं तो नहीं है। तो हम लोग पहले देखते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है? तो एकल नागरिकता क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि कोई भी देश में एक ही नागरिकता हो, सिर्फ देश का नागरिकता हो, ना कि राज्यों को नागरिकता, उसे हम बोलते हैं एकल नागरिकता। कोई भी देश में सिर्फ एक ही नागरिकता हो, उसमें राज्यों का नागरिकता ना हो, उसमें राज्यों का नागरिकता ना हो, सिर्फ देश का नागरिकता, उसे हम बोलते हैं एकल नागरिकता। और दोहरी नागरिकता में, एकल नागरिकता में जैसे कि भारत है, ठीक है, भारत में एकल नागरिकता, यहाँ पे राज्यों का नागरिकता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ देश का नागरिकता है। और अब हम देखते हैं दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता जैसे मेरे प्यारे साथियों अमेरिका में, दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। वहाँ पे क्या है कि राज्यों का भी नागरिकता है और देश का भी नागरिकता। अमेरिका जैसे देशों में राज्यों का भी नागरिकता और देश का भी नागरिकता, लेकिन भारत जैसे देशों में सिर्फ राज्यों का नागरिकता है, सिर्फ देशों का नागरिकता, ना कि राज्यों की नागरिकता। ठीक है, तो यहाँ पर भी केंद्र सरकार है, यहाँ पर भारत में भी केंद्र सरकार होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और अमेरिका जैसे दोहरी नागरिकता में भी केंद्र सरकार होते हैं और राज्य सरकार। लेकिन भारत जैसे देशों में सिर्फ केंद्र का नागरिकता, ना कि राज्यों का नागरिकता है, सिर्फ देश का नागरिकता, ना कि राज्यों का नागरिकता। और इसी तरह अमेरिका में देश का भी नागरिकता और राज्यों का भी नागरिकता। अमेरिका जैसे देशों में मेरे प्यारे साथियों देश का भी नागरिकता और राज्यों का भी नागरिकता है। ठीक है, लेकिन भारत जैसे देशों में सिर्फ देश का नागरिकता है, ना कि राज्यों का नागरिकता है। इसको भाग 2 में रखा गया। ठीक है, नागरिकता को, सिटीजनशिप को भाग 2 में रखा गया। सिटीजनशिप को भाग 2 में रखा गया अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद 5 से 11 में इसको भाग 2 में रखा गया, अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, तो एकल नागरिकता से क्या होता है, अखंडता भाईचारा क्या होता है, बना रहता है, अखंडता भाईचारा बना रहता है। एकल नागरिकता से क्या होता है, अखंडता भाईचारा बना रहता है। जैसे कि हम कोई भी राज्य में जाते हैं, जैसे कि हम गुजरात जाते हैं, बात के माने हम गुजरात जाते हैं, तो गुजरात में क्या, गुजरात जाएंगे तो हमको गुजरात का नागरिकता लेना पड़ेगा? नहीं, गुजरात जाते गुजरात का हमको नागरिकता नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका में एक राज्य से हम अगर दूसरे राज्य में रहने के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या करता है, हमको राज्यों का नागरिकता लेना पड़ेगा। अगर हम भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, राज्यों का नागरिकता नहीं लेना पड़ेगा। जैसे हम गुजरात से महाराष्ट्र चल गए, बिहार से जैसे हम महाराष्ट्र चलते हैं, बिहार से महाराष्ट्र जैसे कि महाराष्ट्र चल जाएंगे, तो यहाँ पे हमको नागरिकता लेने का कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ हमारा देश का सिर्फ नागरिकता है, ना कि बिहार का। ठीक है, हमारे यहाँ देश का नागरिकता है, ना कि बिहार का। तो यहाँ से हम कोई भी स्टेट से कोई भी स्टेट में जाकर निवास कर सकते हैं, ना वहाँ का नागरिकता नहीं लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको एक देश का नागरिकता। ऐसा इसलिए किया गया कि भारत एक विविधताओं वाला देश है, यहाँ अनेक प्रकार की विविधताएँ हैं भारत में। तो इसीलिए अखंडता और भाईचारा बनाए रखने के लिए ऐसा नियम लाया गया एकल नागरिकता का। अगर दोहरी नागरिकता होता भारत में तो इससे मतभेद भी पैदा होता और क्या होता, भाईचारा भी खत्म होता और इससे मतभेद भी पैदा होता।
चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। जो भारत का लोग है उसे प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। सिर्फ वही अधिकार पे हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, इसमें जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। यहाँ पे कुछ अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। यहाँ पे कुछ अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, यह सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि विभेद पर रोक। मतलब आप उसका क्या है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पे उस पर क्या कर सकते, विभेद नहीं कर सकते, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 में ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 16 में क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। जो लोक नियोजन है मतलब सरकारी सेवा है, उसमें क्या होगा, हर व्यक्ति का अवसर की समानता होगा। हर व्यक्ति उसमें क्या है, समान है। उस पद को पाने के लिए हर व्यक्ति क्या है, समान है। तो इसमें बोला गया कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो सरकारी नौकरी में हर लोग का क्या है, योगदान, सभी का योगदान समान है। ठीक है। और आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे आर्टिकल 19 में बोला गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब उसको बोलने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी, उसको प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है। बिना हथियार के, हथियार लेके प्रोटेस्ट नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। बिना हथियार को आपको प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, ठीक है। और आर्टिकल 29 में क्या बोला गया, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक है उनको हितों का संरक्षण करना भारतीयों की अधिकार है, ना कि विदेशियों को। ठीक है, विदेशियों आकर आपका अल्पसंख्यक का ये क्या करेंगे, संरक्षण नहीं करेंगे, संरक्षण नहीं करेंगे। और अनुच्छेद में बोलता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधित अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक को शिक्षा संबंधित है। ठीक है, अल्पसंख्यक को शिक्षा संबंधित अधिकार है। यहाँ पे वो भी क्या है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। वो क्या है, सिर्फ भारतीयों के प्राप्त है, ना कि विदेशियों से। और यहाँ पे और भारतीयों को क्या क्या प्राप्त है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है मतदान करने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, प्रतिष्ठित योग्यता वाला पद जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब क्या है, सिर्फ भारतीय ही बन सकते हैं, ना कि विदेशी नागरिक। ठीक है। और यहाँ पर एक और बोला गया फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ये सब क्या है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। मतदान करने का अधिकार सिर्फ भारतीय ही मतदान कर सकते हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ भारतीय यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, विदेशी के यहाँ चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। प्रतिष्ठित योग्यता मतलब कि इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे पद है सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है, उसमें ना कि विदेशियों को। मौलिक कर्तव्य जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। आपका जो संविधान का संरक्षण है, उनका जो ड्यूटी है वो भारतीय आकर नहीं करेंगे, उनको आपको खुद करना है। मौलिक कर्तव्य का पालन आपको खुद करना है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य का निर्वहन भी क्या करना है, हम ही को करना। मौलिक कर्तव्य का निर्वहन भी हम ही को करना। अभी हमारे पास कितना, 11 मौलिक कर्तव्य है। अभी हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अभी हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य है। चलिए अब हम लोग आर्टिकल 5 पे चर्चा करते हैं। अब हम लोग आर्टिकल 5 पे चर्चा कर रहे हैं कि आर्टिकल 5 क्या कर रहा है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता बोल रहा है। आर्टिकल 5 बोलता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता 26 जनवरी 1950 को, जिस टाइम हमारा संविधान लागू हुआ था, उस टाइम बोला है कि किसको किसको नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, तो बोला गया संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, तो उसको बोला है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ उस व्यक्ति को क्या होगा, 26 जनवरी 1950 पे नागरिकता मिलेगी। उसका जन्म भारत में हुआ हो उस व्यक्ति को 26 जनवरी 1950 पे नागरिकता मिलेगी। उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, उनके माता पिता का जन्म अगर 1935 के भारत में हुआ हो तो उस व्यक्ति को भी क्या होगा, 26 जनवरी 1950 पे नागरिकता मिलेगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट बोलता है कि संविधान लागू हो रहा है जिस टाइम 26 जनवरी 1950 से, जिस टाइम संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 से, आप कोई भी देश का नागरिक हो लेकिन 5 साल पहले से इंडिया में रह रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या होगा, संविधान के प्रारंभ पर आपको नागरिकता मिलेगा। 26 जनवरी 1950 पे आपको क्या होगा, नागरिकता मिलेगा। फिर से कोशिश कीजिएगा समझने का। देखिए क्या बोल रहा है, उसका जन्म भारत में हुआ हो,
जो व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ उसको क्या मिलेगा, 26 जनवरी 1950 से भारत का नागरिकता मिलेगा। उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ तो उस व्यक्ति को क्या होगा, 26 जनवरी 1950 पर नागरिकता मिलेगा, जिस टाइम हमारा संविधान लागू हो रहा था। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया कि संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ और उससे 5 साल पहले कोई व्यक्ति अगर भारत में रह रहा हो तो उसको भी 26 जनवरी 1950 पर नागरिकता मिलेगा। वो व्यक्ति कोई भी देश का क्यों ना हो, लेकिन 5 साल पहले से, संविधान लागू होने से पहले अगर 5 साल वो देश भारत में रह रहा हो 5 साल पहले से, तो उसको 26 जनवरी 1950 पे नागरिकता मिलेगा। ऐसा कौन बोलता, आर्टिकल 5 का था, ऐसा आर्टिकल 5 बोलता। जैसे एनी बेसेंट भारत की नहीं थी लेकिन उसको भी भारत का नागरिकता मिला क्योंकि भारत में वो पहले से रह रही थी। ठीक है, अब हम लोग अनुच्छेद 6 पे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 6 पे क्या बोलता है कि पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। यहाँ पर बोला गया कि पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता अगर 19 जुलाई 1948 से आप पहले चल आए हैं भारत में तो आपको कोई भी परमिशन का जरूरत, परमिट लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में आए हैं तो आपको परमिशन लेने की सरकार से जरूरत है। यहाँ पे लिखा गया परमिट लिखा गया कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप भारत में आते हैं तो आपको परमिट लिए बिना भारत में नहीं आ सकते, परमिट लिए बिना आपको भारत में नागरिकता नहीं मिल सकता है। ठीक है, क्या बोला गया, पाकिस्तान से भारत में आए कुछ व्यक्तियों का नागरिकता कब, 1948 के अगर बाद आप आते हैं तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, भारत सरकार से आपको परमिट लेना पड़ेगा, तब आपको नागरिकता मिलेगा। ठीक है, उसमें पहला पॉइंट आर्टिकल 6 का पहला पॉइंट क्या बोलता है, ए जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति भारत आया उसमें नो परमिट, मतलब उसको कोई परमिट लेने की जरूरत नहीं है। कब, 19 जुलाई 1948 को, याद रखिएगा डेट, 19 जुलाई 1948 से जो भी व्यक्ति पहले भारत में आया है उसको कोई भी परमिट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद बोलता 19 जुलाई 1948 के बाद, ठीक है, जो भी व्यक्ति भारत में आया उसको परमिट लेने की आवश्यकता है। और क्या करेगा, भारत का नागरिकता आपको तभी मिल सकता है जब आप 6 महीना भारत में रहेंगे, तभी आपको नागरिकता मिल सकता है। आपको परमिट लेने का भी जरूरत है, आप सरकार से परमिट लीजिएगा तभी आपको नागरिकता मिलेगा। और 6 महीना आपको भारत में पहले रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या होगा, भारत का नागरिकता मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपको भारत का नागरिकता मिलेगा। जैसे कि आप उस टाइम जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, आदमी इधर से उधर आ जा रहा था, तो वो जो समय था हौज पौज का समय था, वो जो हौज पौज का समय था, आदमी कभी इधर आ रहा था, कभी उधर जा रहा था, कभी उसका मन कर रहा था भारत में रहने का, कभी पाकिस्तान में। तो उससे क्या हो रहा था कि सरकार उसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद बोल दिए कि जो भी व्यक्ति आएगा उसको परमिट लेकर आना पड़ेगा भारत में, उसको उसके बाद भारत में वो लोग रहेगा, उसके बाद 6 महीना के बाद उसको भारत का नागरिकता दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है उसको कोई भी परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमारा आर्टिकल 6 खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आर्टिकल 6 खत्म होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 7 को। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 7 पे। अनुच्छेद 7 में क्या लिखा गया है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। यहाँ पे लिखा गया भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता का प्रावधान। पहले वो भारत से पाकिस्तान चला गया, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से वो फिर भारत वापस आ रहा। पहले ऐसे समझिए, जैसे कि यहाँ पे ठीक है भारत से इंडिया है, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, इंडिया से कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया, लेकिन पाकिस्तान से फिर वापस वो इंडिया आ रहा है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से वापस फिर वो इंडिया आ रहा है, तो क्या बोला गया, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। मतलब भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता का प्रावधान। पहले इंडिया से वो पाकिस्तान चला गया, लेकिन पाकिस्तान में जब उसका मन नहीं लगा, अब उसको वहाँ रहने का मन नहीं करने लगा, तो फिर वो क्या आया, भारत आने लगा। तो उसी आर्टिकल 7 के तहत उस बोलता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 7 में किया गया है। आर्टिकल 7 में किया गया कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, आप समझ गए होंगे। कब, 1 मार्च 1947 के बाद
1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ गया हो। कब? 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए तो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 6 मंथ का पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु भारत वापस आ गया हो तो उसको 6 महीना का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद उसको भारत का नागरिकता यहाँ पर दे दिया जाएगा आर्टिकल 7 के तहत। और 6 और जो 7 आर्टिकल है वो भारत परिवर्तन करने का, आने और जाने का, सिर्फ उसमें आने और जाने का चर्चा किया गया आर्टिकल 6 और 7 में। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 8 को कि आर्टिकल 8 में क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, भारत से बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो तब। क्या बोला? आर्टिकल 8 मतलब आर्टिकल 8 क्या बोल रहा है कि भारत से रह रहा बच्चा, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, जैसे कि भारत का मतलब समझ लीजिए राजदूत, जो भारत के राजदूत रहते हैं वो विदेश में बैठते हैं, ठीक है, अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों मतलब बाहर में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका बच्चा अगर जो पैदा होता है वो मतलब इंग्लैंड में, मान लीजिए इंग्लैंड में पैदा होता है तो क्या होगा? उसको भी भारत का नागरिकता मिलेगा अगर उसके माता पिता दोनों भारतीय होंगे तब। यहाँ पे कहा गया अनुच्छेद 8 में बोला गया है कि भारत से बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता दोनों भारतीय होंगे तब। दोनों भारतीय होना यहाँ पे क्या है? उसके माता पिता भारतीय हो तब। अनुच्छेद 9 में, आर्टिकल 9 में क्या कहा गया? अब आर्टिकल 9 को हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब ठीक है, मान लीजिए कि आप यहाँ से अमेरिका चल गए, ठीक है, यहाँ से आप अमेरिका चल गए, अमेरिका का जाकर वहाँ नागरिकता ग्रहण कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा कि भारत की नागरिकता आपको समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता, आप एक ही नागरिकता रख सकते हैं, दोहरी नागरिकता आपको यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है, दोहरी नागरिकता आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे बोला गया कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अपने आप समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर आपको भारत का क्या है? नागरिकता नहीं मिलेगा अगर आप विदेश का नागरिकता ज्वाइन कर लिए हैं तब। अगर आप वहाँ रजिस्टर करवा लिए हैं कि हम अमेरिका का नागरिक बन गए हैं तो यहाँ पे क्या होगा? भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगी। आप जैसे ही समझिए भारत है, ठीक है, ये भारत है और ये अमेरिका है, ये जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, ये अमेरिका, ये इंडिया, ये अमेरिका। आप इंडिया से अमेरिका चल गए, ठीक है, इंडिया से अमेरिका चल गए और वहीं पे आप रह गए, ठीक है, वहीं पर आप रह गए, अमेरिका का नागरिकता आप ग्रहण कर लिए तो यहाँ पे क्या हुआ? इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद 9 वही बोलता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता आपका समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल 10 का चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 10, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 10 का। अनुच्छेद 10 में क्या लिखा हुआ है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अनाथवा कार्य ना करे। मतलब क्या बोल रहा है? नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अनाथवा कार्य ना करे। ठीक है, मतलब कोई, आप जैसे कि संविधान है, अब संविधान का उल्लंघन करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा? नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, आप यहाँ से कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो यहाँ पे क्या करेगा? भारत के लोग तुमको थूर थार के क्या करेगा? बराबर कर देगा और यहाँ पर आपका यहाँ पर नागरिकता समाप्त कर देगा और यहाँ पे क्या होगा? आपको पागल घोषित कर देगा। समझे? यहाँ पे आपको क्या करेगा? पागल घोषित कर देगा। तो यहाँ पे बोला गया नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अनाथवा कार्य ना करे। यहाँ आप संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे तो आपका नागरिकता, अनुच्छेद 10 बोलता है कि आपका नागरिकता यहाँ पे बना रहेगा जब तक आप संविधान के प्रति कोई गलत काम नहीं करते तब तक। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 बोलता है नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी। क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 11 बोलता है नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी। संसद जो होती है गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ये जो होता है, सिटीजनशिप जो होता है, नागरिकता, वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, जिस मंत्रालय के अधीन आता है, नागरिकता जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और गृह मंत्रालय अभी अमित शाह जी हैं, गृह मंत्रालय अभी अमित शाह जी हैं। और नागरिकता किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। यहाँ पे हमारा अनुच्छेद 11 खत्म होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे 1955 पे। इसी के ऊपर है कि नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी 1955 से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। अब हम लोग देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें बोला गया है कि जन्म के आधार पर नागरिकता, इसमें बोला गया है कि जो जन्म, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 से अब हम लोग देखेंगे। इसमें बोला गया है कि जन्म के आधार पर नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो उसके आधार पर उसको क्या मिलेगा? भारत का नागरिकता मिलेगा। 1955 के तहत
1955 के, ठीक है, 1955 के तहत जन्म के आधार पर नागरिकता, अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत आता, अगर उसका बच्चा भारत में पैदा हो जाता तो उसको भी यहाँ पर भारत सरकार को क्या करने पड़ेगी, नागरिकता देना पड़ेगा। तो इसमें एक संशोधन किया गया, ठीक है। इसमें बोला गया कि माता पिता कोई भी देश का हो, माता पिता कोई भी देश का हो, वो बच्चा अगर भारत में पैदा होता है तो उसको यहाँ पे नागरिकता दिया जाएगा। तो यहाँ बोला गया कि 1955 के तहत बोला गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता, माता पिता कोई भी देश का हो। जैसे इंग्लैंड से कोई व्यक्ति आया ताजमहल देखने के लिए, आगरा घूमने के लिए आया ताजमहल देखने के लिए, और यहाँ वो प्रेगनेंसी के पीरियड में वो रहे और उनको बच्चा यहाँ पे हो जाए, ठीक है, उनको बच्चा यहाँ पे हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, जो बच्चा पैदा होगा उसको यहाँ पे क्या होगा, नागरिकता देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रावधान था कि जन्म के आधार पे नागरिकता, जन्म के आधार पे नागरिकता है, ठीक है। तो 1955 के तहत जन्म के आधार पे नागरिकता, माता पिता कोई भी देश का क्यों ना हो, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे दूसरा, वंश के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, सॉरी एक सेकेंड, हाँ 1986 में, अब बोला गया कि 1986 में इसमें एक प्रावधान किया गया, इसको एक संशोधन किया गया, और 1986 में बोला गया कि माता पिता कोई एक भारतीय नागरिक हो। 1986 में इसको संशोधन किया गया और बोला गया इसमें माता पिता कोई एक भारतीय नागरिक हो। पहले इसमें बोला गया था कि जन्म के आधार पर नागरिकता, तो पाकिस्तान से बहुत सारे व्यक्ति आते थे, ठीक है, यहाँ बच्चे को जन्म देते थे और यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते थे। लेकिन 1986 में सरकार को जब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आया और वहाँ पे एक संशोधन किया, ठीक है, सरकार ने यहाँ पर एक संशोधन किया। 1986 में सरकार ने संशोधन किया, उसमें बोला गया कि 1986 में माता पिता कोई एक भारतीय होना चाहिए, माता और पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, तभी भारत की नागरिकता मिलेगी। फिर 2003 में एक संशोधन किया गया, बोला गया 2003 में संशोधन किया गया कि माता पिता दोनों इंडियन होना चाहिए, ठीक है, माता पिता दोनों इंडियन होना चाहिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पे क्या होगा, भारत में नागरिकता मिलेगी। अगर दोनों इंडियन नहीं है, अगर एक इंडियन है एक विदेशी है, तो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो इलीगल तरह से इंडिया में नहीं आया हो, लीगल तरह से आया होगा उसी को नागरिकता मिलेगा। अगर इनलीगल तरह से इंडिया में आया है तो उसका यहाँ से नागरिकता मिल भी जाएगा तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको बोलते हैं अवैध अप्रवासी, ठीक है। तो 2003 में बोला गया कि माता पिता में दोनों इंडियन होना चाहिए, अगर दोनों इंडियन नहीं है तो एक अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वंश के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पहले पिता के नाम पर नागरिकता दिया जाता था, पहले पिता, सब सोचता था कि पिता के नाम से वंश चलता है, ठीक है, सब सोचता है पिता के नाम पर वंश चलता है। लेकिन 1992 में इसमें संशोधन हुआ, इसमें संशोधन हुआ और माता पिता दोनों के नाम पर, माता पिता एक कोई भारतीय हो तब आपको यहाँ पे क्या होगा, 1992 के तहत आपको भारत में नागरिकता मिलेगी। माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, पहले था कि पिता भारतीय नागरिक होगा तभी आपको नागरिकता भारत को मिलेगी 1992 के तहत, लेकिन अब इसमें बोल दिया कि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तब आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अब बोला गया पंजीकरण द्वारा नागरिकता, आप पंजीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारत में पंजीकरण करा के, आप विदेश का हैं तो आप भारत में पंजीकरण करा के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रावधान है कि 7 साल आपको लगातार भारत में रहना पड़ेगा, उसका बाद ही आपको नागरिकता प्राप्त होगा। इसके 7 साल रहने के क्रम में आपके ऊपर कोई विवाद, कोई केस मुकदमा नहीं चलाया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे पंजीकरण, और अभी हम देखेंगे आपको देशीयकरण द्वारा भी नागरिकता मिल सकता है, आपको देशीयकरण द्वारा भी नागरिकता मिल सकता है, नेचुरलाइजेशन के द्वारा, ठीक है। इसमें बोला गया है, देशीयकरण में बोला गया है कि आप कला के क्षेत्र से आते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं, भारतीय 22 भाषा, कितने भाषा, 22 भाषा में से अगर आप एक भाषा का विज्ञान है आपके पास तो आपको यहाँ भारतीय नागरिकता मिल सकता है। लेकिन इसमें एक प्रावधान है, 10 वर्ष आपको लगातार भारत में रहना होगा, 10 वर्ष आपको लगातार भारत में रहना होगा। तो देशीयकरण का क्या क्या प्रभाव है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता पाने का, आप कला के क्षेत्र से हैं, ठीक है, आप विज्ञान के क्षेत्र से हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप विज्ञान के क्षेत्र से, तो आपको क्या है, नागरिकता मिल सकता है। आप भारतीय भाषा में 22 भाषा में से आप एक भी भाषा जानते हैं तो आपको देशीयकरण द्वारा नागरिकता मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक इसमें प्रावधान है, 10 ईयर आपको लगातार
भारत में रहना पड़ेगा, 10 साल लगातार भारत में आपको क्या होगा, रहना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ बोलता अर्जित भूमि द्वारा नागरिकता। अर्जित, जैसे कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, ठीक है, पाकिस्तान का भूमि भारत अर्जित कर लिया, ठीक है, जैसे कि पूरा कारगिल भारत का क्या किया, अर्जित कर लिया पाकिस्तान का। लेकिन जो कारगिल में लोग बसे हुए हैं, ठीक है, तो उसको क्या होगा कि अर्जित भूमि द्वारा भारत में उसको नागरिकता दिया जाएगा। जो भी भूमि हम अर्जित किए हैं, भारत जो भी भूमि अर्जित किया उसको क्या करेगा, वहाँ का लोग जो बसा हुआ है उसको भारत का नागरिकता देना पड़ेगा। जैसे कि सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत ने अपने में मिला लिया, ठीक है, सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत ने सिक्किम को अपने में मिला लिया। तो यहाँ सिक्किम को लोगों को भारत ने क्या किया, नागरिकता दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, नागरिकता दिया गया सिक्किम के लोगों का। अब नागरिकता समापन भी हो सकती है, ये नहीं कि इतना है चीज़ है कि नागरिकता हमको मिल ही सकती है, नागरिकता आपको समापन का भी प्रक्रिया है। नागरिकता आपको समापन कैसे होगा, एक त्याग के द्वारा होगा, आप खुद त्याग कर दीजिए, ठीक है, आप भारत देश छोड़कर अलग देश को नागरिकता अपना लीजिए तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पे त्याग द्वारा आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपको बर्खास्त द्वारा नागरिकता समाप्त किया जाएगा। अब जैसे भारत और चीन में युद्ध हो रहा है, आप यहाँ पे चीन का सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं चीन जिंदाबाद, ठीक है, भारत यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे थे, यहाँ पर आपका नागरिकता क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपका यहाँ भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोग आपको कुछ काज के मरम्मत करके भेजा देंगे चीन। तो यहाँ पे क्या हुआ, बर्खास्त द्वारा आपका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। और यहाँ वंचित द्वारा, अगर भारत सरकार को पता चल गया कि आप गलत तरीके से भारत के सीमा क्षेत्रों में आप एंट्री कर गए हैं और भारत की नागरिकता आप ले लिए हैं, तो उससे क्या होगा, वंचित द्वारा आपको नागरिकता को आपका रद्द कर दिया जाएगा, वंचित द्वारा आपका नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमारा पूरा सिटीजनशिप खत्म होता। अनुच्छेद 5 से 11 भी हम देखें, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पूरा सिटीजनशिप नागरिकता का प्रावधान खत्म होता। और जो इसमें बचा हुआ कुछ है वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।